लेकिन ईवीएम तो पूरे वोट ही कैप्चर कर लेती है और पूरा चुनाव जीत लेती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ईवीएम हटना चाहिए, और ईवीएम हट जाएगा तो देशवासियों का भला होगा, शिक्षा का बदलाव होगा, बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी और इनकी मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए मैं बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर। थैंक यू बेटा। नमस्कार दोस्तों, SS24 डिजिटल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे एक हमारे साथ खड़े हैं, किस तरह से वो संविधान के साथ खड़े हैं और अपनी बातें कहना चाहते हैं। उन्होंने बाबा साहब के तौर पे एक तरह से ड्रेसअप किया हुआ है। हम उनसे बात करेंगे कि उनके एक्चुअल मुद्दे क्या हैं और इस माध्यम से वो क्या पहुंचाना चाहते हैं, समाज में क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वालेकुम सलाम, जय श्री राम, वाहेगुरु, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है सर। सर अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? और मुंबई से हूँ। मैं डॉक्टर सुरेश गवई हूँ। मैं समाज सेवक हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ हूँ। मैं कई 40 सालों से संविधान के रक्षक के माध्यम से देश भर काम कर रहा हूँ और आज देश का संविधान खतरे में, इसलिए मैं आज काकरोच आंदोलन के लिए आया हूँ और काकरोच आंदोलन को सपोर्ट करने के मैं यहाँ खड़ा हूँ। सर आपका क्या मुद्दा क्या है, आपका एक्चुअल मुद्दा क्या है? क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये नीट को लेकर सुना हुआ है, ठीक है, और जो है हमारे SC ST जो शेड्यूल कास्ट से लोग आते हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं अभी देख पा रहा हूँ यहाँ किताबें लगी हुई हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं जो गाज़ा पुलिस्तीन का भी मुद्दा उठा रहे हैं। तो क्या हमारे जो लोग हैं SC ST कैटेगरी के या जो नीट का एक्चुअल जो घोटाला हुआ है, क्या उसके काज को हमारे इससे हर्ट नहीं हो रहा है? देखो, ये उन्होंने छोड़े हुए पिल्ले हैं जिन्होंने SC ST OBC मुस्लिम समाज के बारे में नारे लगाए होंगे, आंदोलन कर रहे होंगे और कुछ भी हिंदू मुस्लिम कर रहे होंगे, ये उन्होंने छोड़े हुए पिल्ले अंधभक्त है। ये उनको पोसते हैं, ये उनके गले के पट्टे हैं, ये उनके गले के पट्टे पहनते हैं। तो इस पर हमें जाना नहीं है। आज का मुद्दा आपने मुझे बोला कि ये नीट एग्ज़ाम के लिए आप आए हो, तो सच्ची में नीट के अंदर 18-19 लोग बच्चे मरे, उसमें हिंदू समाज का भी है, दलित समाज का भी है, ब्राह्मण समाज का भी, सभी को न्याय देने के लिए हम शिक्षा के लिए आए हैं कि उनके घर के लोगों को उनका मुआवजा मिले और आने वाले दिनों के दिन शिक्षा से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। इसलिए प्रधान जी को इस्तीफा जारी है। ये हमारी सिंपल सी मांग है। इसीलिए हम यहाँ दलित नहीं, कोई मुस्लिम नहीं है। ये बच्चे तो हमारे सब देशवासी थे, देशभक्त थे। ये बच्चों को जब माँ बाप ने गरीबी में पढ़ाया और ये बच्चे आज अपने सुसाइड कर लिया, तो इन्हीं इनका जो दुख पूरे देशवासियों को हुआ, इसलिए इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये पेपर लीक क्यों हुआ है? अब लीक करने वाले कारण प्रधान अपने देश के शिक्षा मंत्री है और उसके नीचे जो डेमोक्रेट्स है, वो डेमोक्रेट्स ने मिलके और प्रधान ने मिलके और प्रधान के आका ने मिलके ये पेपर, जो पैसे वाले बच्चे हैं, जो अच्छे खाते पीते घर के लोग हैं, इनको उन्होंने पेपर लीक करने के लिए रास्ते बना के दिए। इसलिए उनके पेपर लीक हुए और उसके बाद में हमारे 18 बच्चों की जान गई। तो ये गरीब के बच्चे की शिक्षा के विरोध में ये सरकार है, ये शिक्षा मंत्री है और शिक्षा का जो करप्शन हुआ पूरे देश में, इसको बचाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और आने वाले दिनों में भविष्य के अंदर ये जो बच्चे हैंगे उनका भी नुकसान ना हो, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है सर। अभी जैसे नीट का एग्ज़ाम हो गया, आप लोग यहाँ पे करीब 1-2 हफ्ते को होने को हैं, प्रोटेस्ट जब से चल रहा है, ठीक है, अभी तक सरकार पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कोई दबाव भी बनाया जा सके? देखो, दबाव तो बना है। दबाव तो बना है ना सर। जब उन्होंने कहा कि ये बच्चे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये दबाव ने तो डर है ना भाई। ये कुकड़ी दांगे बच्चे, ये बच्चे पढ़े लिखे ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS ऑफिसर, IIT बच्चे यहाँ पर आए हैं। ये पढ़ने वाले, इनको नौकरी नहीं है, ये बेरोजगार है। और ये हमारा धर्मेंद्र प्रधान बोलता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये इनकी सब डकौती है। ये इसके भ्रष्टाचार के मुद्दे को दबाने के लिए ये बच्चों पर आरोप लगा रहे हैं। ये बच्चे गरीब घर के पढ़े लिखे किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे हैं और ये बच्चे देश का भविष्य है और इनका भविष्य खतरे में है। इसलिए यहाँ पर हम आए हैं। भविष्य, आने वाले बच्चों का भविष्य, आने वाले बच्चे शिक्षा के गुलाम ना बने और इनके हाथ के चलवे ना चाटे, इसीलिए हम इसके विरोध में आए हैं। ठीक है सर। जैसे आप लोग दबाव बना रहे हैं, इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं, अभी परसों धर्मेंद्र प्रधान जी का जन्मदिन था, ठीक है, कहाँ कार्रवाई करनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ? लेकिन कार्रवाई तो छोड़िए, अभी उनको प्रधानमंत्री खुद बधाई दे रहे हैं। इसके माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? उनका संदेश यही है कि हम आपके वोटों पे जीते नहीं है,
हम आए जीत के ईवीएम की मशीन से, तुम्हारे कितने तुम मर जाओ, आत्महत्या करो, आंदोलन करो, इसलिए बीजेपी को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन फ़र्क जब पड़ा था जब किसान आंदोलन 13 महीना अनशन में बैठे थे, जब एनआरसी का आंदोलन हुआ था, जब उसके बाद में ड्राइवर लोग का आंदोलन हुआ था, जब उनको फ़र्क पड़ा था। उसके बाद में उन्होंने अभी देखा ये बच्चे क्या कर लेंगे, लेकिन ये बच्चे देश के युवा है। मैं चाहता हूँ अगर आपको इन बच्चों से आज डर नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आप इन बच्चों की बात नहीं मानते तो आपको यही बच्चे कुर्सी उखाड़ फेंकेंगे और बैलेट से चुनाव लेने की बात करेंगे। और जब बैलेट चुनाव हो जाएगा तो ईवीएम मुक्त भारत हो जाएगा, तो बैलेट चुनाव आएगा तो इनकी सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक मैं कड़वा सवाल पूछना चाहूँगा सर, जैसे इससे तो जो दिखाई पड़ रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है सरकार को, आगे आप लोगों का क्या प्लान है ताकि आपकी बात सरकार सुने और इस पर कार्रवाई हो, और तमाम सारे मुद्दे चल रहे हैं इस देश में, तो उन सब मुद्दों पे भी क्या राय है आपकी? देखो ये तो भ्रष्ट सरकार है, ईवीएम की सरकार है, ये तो हमारी बात नहीं मानेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये देश का युवा देश के कोने से आया है, ये पूरे कोने में इनका वोट ऑफ परसेंटेज कम होने वाला है और आने वाली सरकार इनके गिरने वाली है। और ये अगर ये बात भी नहीं मानते, जैसे कि 13 महीना किसानों ने आंदोलन किया था, 1.5-2 महीना 3 महीना हमारे शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था और बाद में 1 ही 2 दिन के अंदर ड्राइवर ने आंदोलन किया था। हम जितने मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, एक साथ होकर हम इनके घरों के ऊपर जाके आंदोलन करेंगे और उनको समझाएंगे। और इससे भी कुछ नहीं होता है तो हम अनशन के लिए बैठेंगे, और अनशन से कुछ नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में हम लोग इनके गाँव में जाके जहाँ सरकारें बीजेपी के और काली टोपी वाली के, उनको हम समाज को समझाएंगे इनको वोट मत करो। एक और मेरा सवाल था, जैसे आपने कहा रेट ऑफ वोट, ठीक है, जो वोट परसेंटेज की बात करी आपने, हाँ, तो आप एक तो रेट ऑफ वोट घटाने की भी बात कर रहे हैं, साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम की चोरी के थ्रू सरकार आई है, तो ये क्या दोनों आपस में विरोधाभासी नहीं है? हाँ। एक ही लाइन में दोनों बातें कैसे कही जा सकती? देखो इनके हाथ में सत्ता है तो ईवीएम से सत्ता लेंगे, ये इनके हाथ में सत्ता है ना तो ईवीएम से बैलेट। मैं बोलता आज मैं इनको एक आह्वान करता हूँ, अगर आपके दम है ना 56 सीने में तो आप बैलेट से चुनाव, हाँ बैलेट से चुनाव लेके देखो। तो आप इसका उदाहरण देख रहे हैं ना, जब अभी पंजाब में निकाय चुनाव हुए तो सुपड़ा साफ हुआ ना। दूसरा काम देशवासियों को जागरूक करेंगे और बैलेट से चुनाव करने के लिए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, बैलेट से चुनाव अगर आप मानते हैं तो वो आपका मानना है कि उससे जो है न्यूट्रल चुनाव होगा, धांधली नहीं हो पाएगी। सर मेरी तो उम्र आपकी तुलना में काफ़ी कम है, फिर भी जो मैंने देखा है कि बैलेट से जब चुनाव होता था, ठीक है सर, यहाँ मैं बहुत छोटा बालक था तभी देखा, मेरे सामने धांधली होती थी, पूरी की पूरी बूथ कैप्चरिंग होती थी। तो उसको आप कैसे सुनिश्चित कर देंगे, क्योंकि ये देश अब 150 करोड़ लोगों का हो चुका है? देखो इसके लिए देखो, जब गांव में गांव के कस्बों में दबंगाई चलती थी, मैं गांव का प्रधान हूँ, मैं किसको वोट करने दूंगा नहीं, तो 2, 4, 5, 6, 10 चुनाव 10-15 बूथ कैप्चर होते थे। अभी ईवीएम के अंदर क्या होता है, पूरा ईवीएम कैप्चर हो जाता है और वो जीत जाते हैं। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए, दबंगाई रोकने के लिए तो कायदा कानून तो है ना, तो दबंगाई रोकेंगे, बूथ कैप्चर नहीं होगी। लेकिन वो ज़माने में होते थे, गांव में वोट डालने देते नहीं थे, उसके बाद में सरकारें आई, बदली, अच्छा हो गया, वोट कैप्चरिंग कम हो गया। लेकिन ईवीएम तो पूरे वोट ही कैप्चर कर लेती है और पूरा चुनाव जीत लेती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ईवीएम हटना चाहिए, और ईवीएम हट जाएगा तो देशवासियों का भला होगा, शिक्षा का बदलाव होगा, बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी और इनकी मनमानी नहीं चलेंगी। इसलिए मैं बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करता हूँ। आपके हाथ में भारत का संविधान भी है, ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि संविधान को आप किस तरह से खतरा देख रहे हैं कि आपको जो है संविधान जो है कहीं ना कहीं लोगों को बताना पड़ रहा है कि भारत का संविधान खतरे में है, तो खतरा किस प्रकार का है उसको बताएं। बाबा साहब ने कहा था मेरा संविधान अच्छा है, अगर अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो अच्छा रहेगा और संविधान लागू करने के बाद में देशवासियों का भला होगा। लेकिन ये हमारे बदनसीबी समझो, ये अपना संविधान ये पूंजीपतियों के हाथ में गया और आरएसएस काले टोपी वाले के हाथ में गया। तो इसीलिए इसको खतरा है। ये चाहते कि देश में मनोमस्ती लगे और लोग फिर से गुलाम बने, फिर लोग मुंह को हंडी लगाए, पीछे झाड़ू लगाए, महिलाओं को कपड़ा पहनने ना मिले, महिलाओं पे महिला सती जाए, लोगों की आत्महत्या करे। ये सब संविधान के अंदर को इनको सबको बचाया, सती को बचाया, बाद में लोगों को वोट का अधिकार दिया। इसलिए आज संविधान खतरे में इनके हाथ के वजह से है। लेकिन उन्होंने 200 अभी तक उसके अंदर चेंजेस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी संविधान का मूल जो ढांचा है
है वो अभी हम समाज के हित में, देशवासियों के हित में। तो इसलिए संविधान इनके हाथ की वजह से खतरे में, इसलिए संविधान पूंजीपति के हाथ में गया। तो बाबा साहब उस टाइम भी कहा था अगर संविधान पूंजीपति हाथ में आएंगे तो देश के लोग गुलाम बनेंगे। इसीलिए आज ये जनजी बच्चों संविधान बचाने का नारा, शिक्षा का बचाने का नारा और देश का लोगों का अधिकार बचाने का नारा संविधान के माध्यम से ले रहे हैं। इसके लिए मैं आक्रोश अपना जो कॉकरोच